हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आप सभी ने आई होप पिछला वीडियो देखा होगा चैप्टर नंबर 1 का। और आज दोस्तों इस वीडियो में हम चालू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 के जो रिवीजन नोट्स है उसकी पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी थी। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर प्लीज़ देख लीजिएगा। और अब चैप्टर नंबर 2 जो है ये मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये रिवीजन सीरीज़ है, फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज़, जिसमें आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर ये पीडीएफ जो है ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पर क्लिक करके मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। मेरे पास एक जो है यहाँ पर नोट्स खुले हुए हैं और दूसरा जो है मेरे पास पैड खुला हुआ है। मेरे को कुछ भी लिखना रहता है तो मैं इस पैड में लिखता हूँ और पढ़ना होता है तो मैं नोट से पढ़ता हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें अब समझ आ गई हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 2। दोस्तों, चैप्टर का जो नाम है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। चैप्टर का नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। दोस्तों, नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर थ्योरी आने वाली है, लेकिन थ्योरी को कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए ये यहाँ पर हमारा हमेशा से जो है कोशिश रहा है। क्योंकि थ्योरी को इंटरेस्टिंग बनाएंगे तभी उसको पढ़ने की इच्छा होगी, नहीं तो पढ़ने की इच्छा नहीं होगी। तो दोस्तों, मैं आपको आज विश्वास दिला देता हूँ कि आप इस वीडियो के एंड तक आपको ये चैप्टर की जो थ्योरी है वो बहुत ही ईजी लगने लगेगी और बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगी। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो दोस्तों, अकाउंटिंग जो है हमने देखा पिछले चैप्टर में क्यों अकाउंटिंग करनी चाहिए, एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ हम पहले देख चुके हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि ये अकाउंटिंग जो है ये इसके रूल्स रेगुलेशंस क्या होते हैं, कौन सी चीज़ें हमें फॉलो करनी पड़ती है और क्यों फॉलो करनी पड़ती है। तो ये हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं दोस्तों, अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। समझ लो आप जो है आप और आपके फ्रेंड ने दोनों ने अलग अलग बिजनेस स्टार्ट किया। आपने स्टार्ट किया एक बिजनेस का नाम था ए। आपके फ्रेंड ने स्टार्ट किया एक बिजनेस, उसने स्टार्ट किया बिजनेस बी। दोस्तों, आप दोनों ने अकाउंटिंग की। पर सवाल ये है कि अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है तो आप अकाउंटिंग अपने हिसाब से करोगे। ए का जो बंदा है वो अपने ओन रूल से चलेगा और बी जो है वो अपने ओन रूल से चलेगा। तो क्या इनकी अकाउंटिंग मैच हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, कभी मैच नहीं हो पाएगी, क्योंकि ए अपने हिसाब से अकाउंटिंग कर रहा है, बी अपने हिसाब से अकाउंटिंग कर रहा है। तो कैसे मैच होगी? मैच होने से मेरा मतलब है अमाउंट में मैच होना नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशन में मैच होना। अकाउंटिंग के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। हो सकता है ए कुछ अलग लगा रहा हो अपने हिसाब से, बी कुछ अलग लगा रहा हो अपने हिसाब से, तो अकाउंटिंग जो है वो मैच नहीं होती। और अगर मैच नहीं होगी तो आप कंपेयर कैसे करोगे कि आपके फ्रेंड का और आपका बिजनेस दोनों में से किसका बिजनेस अच्छा चल रहा है? देखो, दोनों सेम बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि दोनों अलग बिजनेस कर रहे हैं, दोनों क्लॉथ बिजनेस कर रहे हैं। तो दोनों में से किसका प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, कौन ज़्यादा कमा रहा है, ये तब पता चलेगा जब आपकी अकाउंटिंग जो है वो कॉमन होगी। कॉमन रूल्स होंगे, कॉमन प्रिंसिपल्स होंगे और कॉमन पॉलिसीज होंगी। अगर ये सारी चीज़ें कॉमन होगी तो आपकी अकाउंटिंग ऑटोमेटिकली कंपेरेबल हो जाएगी और दोनों की अकाउंटिंग काफ़ी हद तक सेम होने लगेगी। तो यही बात दोस्तों यहाँ पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यानी कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट डिस्क्लोजेस द प्रॉफिटेबिलिटी एंड सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रॉफिटेबिलिटी और सॉल्वेंसी बताता है, हमको पता है। हम इसको एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बनाते हैं और एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ, क्योंकि अगर एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होंगे तो हमारा अकाउंटिंग कभी मैच या फिर कंपेरेबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, और ये जो रूल्स होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, शॉर्ट फॉर्म इसका है गैप।
जनरली एक्सेप्टेड यानी कि जनरली लोग इन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं, इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। जनरली वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। वर्ड क्या है? जनरली। कहीं कहीं पर ऐसा नहीं भी होता है, ठीक है। यानी कि कोई कोई स्पेशल चीज़ों के लिए स्पेशल अकाउंटिंग पॉलिसीज़ बनाई गई है और कॉमन चीज़ों के लिए कॉमन अकाउंटिंग पॉलिसीज़ बनाई गई है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये होता है दोस्तों अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब इसके फीचर्स क्या क्या है? फीचर्स बहुत ईजी है। सबसे पहला मैन मेड। अरे भाई साहब, पूरा अकाउंटिंग ही मैन मेड है, तो प्रिंसिपल मैन मेड हो गए, तो इसमें नई बात कौन सी हो गई? कोई भी नई बात नहीं हुई। तो यहाँ पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मैन मेड है, हम सभी को पता है। दूसरी बात, जनरली एक्सेप्टेड है। हमने पढ़ा अभी ऊपर वाले, यहाँ पर ये वाले में जनरली एक्सेप्टेड है ना। तो जनरली एक्सेप्टेड है, ये भी हमको पहले से ही पता है। इसके बाद तीसरा जो है वो है फ्लेक्सिबल इन नेचर, यानी कि नेचर में फ्लेक्सिबल है। नेचर में फ्लेक्सिबल होने का क्या मतलब है? अगर आपका बिजनेस गोल्ड का है तो आपका स्टॉक मैनेजमेंट अलग होगा, स्टॉक मैनेजमेंट अलग होगा। अगर आपका बिजनेस कोल का है तो आपका स्टॉक मैनेजमेंट अलग होगा। होगा कि नहीं होगा बताओ? क्या आप कोल को और गोल्ड को एक जैसे मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते। गोल्ड आपका ट्रक में भर के नहीं आता। आता है क्या? ट्रक में भर के, किलो के हिसाब से, टन के हिसाब से नहीं आता। पर कोल जो है वो किलो के हिसाब से, टन के हिसाब से आता है। अगर कोल का एक बोरा वेस्ट भी हो गया तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं। लेकिन अगर गोल्ड का 1 ग्राम भी वेस्ट हो गया तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो एडजस्ट हो जाते हैं सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। तो आपको 3 बात याद रखनी है फीचर में। पहला मैन मेड, दूसरा जो है वो है जनरली एक्सेप्टेड, और तीसरा जो है इसका नेचर जो है वो फ्लेक्सिबल रहता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है दोस्तों। फिर आते हैं हम नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्या नीड है भाई साहब? क्या नीड है? सिंपल सी नीड है कि जो भी हमारा अकाउंटिंग हो रही है वो अकाउंटिंग मीनिंगफुल होनी चाहिए और यूज़र्स को इन्फॉर्मेशन सही मिलना चाहिए, उनको समझ आना चाहिए। आपको याद होगा हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, रिलेवेंस होना चाहिए, वही सारी बातों को यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल टू मेक द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुल होना चाहिए। दूसरी बात, किसके लिए मीनिंगफुल होना चाहिए? एक्सटर्नल यूज़र के लिए और इंटरनल यूज़र के लिए। एक्सटर्नल यूज़र कौन होता है? जो बिजनेस के बाहर के लोग होते हैं वो होते हैं एक्सटर्नल यूज़र। बिजनेस के बाहर के लोग होते हैं एक्सटर्नल यूज़र। एक्सटर्नल यूज़र यानी कि बैंक हो गया, गवर्नमेंट हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये सारे होते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल यूज़र यानी कि ओनर हो गया, या फिर आप बोल सकते हो जो फर्म का पार्टनर है वो हो गया, या फिर अगर आप मैनेजर को कमीशन देते हो तो मैनेजर हो गया। ये सारे लोग हो गए इंटरनल यूज़र। तो इन दोनों यूज़र को हमको एक मीनिंगफुल अकाउंटिंग प्रोवाइड करनी है, और इसीलिए जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं उस अकाउंटिंग को हमको प्रिंसिपल्स के हिसाब से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे। कुछ टाइप्स होते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल के। पहला है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। बहुत इजी है अकाउंटिंग प्रिंसिपल के टाइप। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? फॉर एग्जांपल, आप जब भी बिजनेस करोगे तो आप क्या इमेजिन करोगे कि मेरा बिजनेस 1 साल से ज़्यादा चलेगा, ये इमेजिन करोगे? क्योंकि अगर ये इमेजिन नहीं करोगे तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कैसे? आपने एक मशीन खरीदी, कितने की? 5 लाख की। अगर आप ये मान के चल रहे हो कि मेरा गोइंग कंसर्न नहीं है, तो आप एक बात बताओ, आप ये मान रहे हो कि मेरा जो बिजनेस है वो इस साल के एंड तक खत्म हो जाएगा, आप ये मान रहे हो। और अगर आप ये मान रहे हो तो आप ये पूरा 5 लाख प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दोगे एक साथ, क्योंकि इसके बाद तो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, तो ये मशीन कोई काम का नहीं रहेगा, ठीक है। ऑन दी अदर एंड, अगर आप गोइंग कंसर्न एजम्पशन लेकर चल रहे हो,
तो आप ये मान रहे हो कि मेरा जो मशीन है वो 1 साल से ज़्यादा चलेगा, हो सकता है 5 साल चले, 10 साल चले, है ना। तो मैं मान लेता हूँ ये जो मशीन आपने खरीदा इसकी लाइफ है 5 ईयर्स, इसकी लाइफ है 5 ईयर्स। तो एक बात बताओ, अगर गोइंग कंसर्न नहीं है तो आप तो पूरा 5 लाख प्रॉफिट लॉस में डाल दोगे, लेकिन अगर गोइंग कंसर्न है तो आप ये पूरा 5 लाख नहीं डालोगे। आप कितना डालोगे? 5 लाख डिवाइडेड बाय 5, तो आ जाएगा 1 लाख। समझ आया? समझ आया गोइंग कंसर्न एजम्पशन क्यों ज़रूरी है? गोइंग कंसर्न एजम्पशन का मतलब ये है कि हमारा बिजनेस 1 साल से ज़्यादा चलने वाला है, और जब हम ये मानते हैं कि हमारा बिजनेस गोइंग कंसर्न है तो हम सारे एक्सपेंसेस को उसके हिसाब से रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कैसे, अगर मैं गोइंग कंसर्न में नहीं था तो मेरा 5 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड हो रहा था, लेकिन मैं गोइंग कंसर्न मान रहा हूँ तो मेरा खाली 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड हो रहा है। आई होप आपको ये बात समझ आई हो। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए इस चीज़ का, ठीक है, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसके बाद हम आएंगे, इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। एज पर दिस कॉन्सेप्ट इट इज एज्यूम दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग पीरियड इन फ्यूचर एंड द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस ऑन द एजम्पशन दैट इट इज़ अ कंटिन्यूइंग एंटरप्राइज। समझ आया? जो मैंने आपको समझाया वहीं यहाँ पर लिखा है कि बिजनेस जो है वो कंटिन्यूइंग एंटरप्राइज के तौर पे चलते रहेगा और हम ट्रांजैक्शन को उसके हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे। अब आते हैं सेकंड जो है वो है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि हमें हर साल कंसिस्टेंट रहना है, हमें हर साल कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट का मतलब है कि हमें हर साल एक ही अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करनी है। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अगर आप स्टॉक को वैल्यू करते हो फीफो बेसिस पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो पहले आया उसको पहले बेचोगे, तो आपको हर साल वही फॉलो करना है। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, हर साल सेम फॉलो करना है, सेम। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक साल फीफो लगा रहे हो, सेकेंड ईयर में लीफो लगा रहे हो, फिर थर्ड ईयर में वापस फीफो लगा रहे हो। ऐसा आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। जो भी रूल हम फॉलो कर रहे हैं उसमें हमारी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, ठीक है। तो हमको एक ही रूल को फॉलो करना है और हर फाइनेंशियल ईयर में सेम सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना है। तो इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। देखते हैं कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। इट स्टेट दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर ईयर। कंसिस्टेंट होनी चाहिए। इट हेल्प्स देम टू कंपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ डिफरेंट पीरियड एंड ड्रॉ मीनिंगफुल कंक्लूजन। इससे हम कंपेयर कर पाएंगे ईजिली अगर एक ही सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करेंगे तो, और एक मीनिंगफुल कंक्लूजन निकाल पाएंगे। तो ये होता है मेरा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। इसके बाद आता है मेरा एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट का क्या मतलब होता है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है जब ट्रांजैक्शन होते हैं हमको तभी उसको रिकॉर्ड करना है। एक्चुअल टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग should be the time of transaction। क्या मतलब है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि जो ट्रांजैक्शन जिस समय हो रहा है हमें उस समय इसको रिकॉर्ड करना है। जो ट्रांजैक्शन जिस समय हो रहा है हमें वो ट्रांजैक्शन को उसी समय रिकॉर्ड करना है। एग्जाम्पल,
मैंने सेल किया क्रेडिट में 29/12/22 को, ठीक है, मैंने सेल किया क्रेडिट में 29/12/22 को, पर मेरे को कैश मिल रहा है 2 जनवरी 23 को। मैंने सेल किया उधारी में 29/12/22 को, मेरे को कैश मिल रहा है 2 जनवरी 23 को। आप मेरे को बताइए कब मेरे को ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना चाहिए। क्या मेरे को इस डेट पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना चाहिए या मेरे को इस डेट पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना चाहिए? डेफिनेट सी बात है, मेरे को ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना चाहिए 29/12/22 को। समझ आया क्यों? क्योंकि अगर मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा तो मेरे को पता कैसे चलेगा कि मेरे को किससे पैसा लेना है। ये पता करने के लिए मेरे को ट्रांजैक्शन को तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब ये है कि ट्रांजैक्शन को तब रिकॉर्ड करते हैं जब ट्रांजैक्शन एक्चुअल में होता है। इसको हम बोलते हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट में क्रेडिट की भी एंट्री होती है, कैश की भी एंट्री होती है, ठीक है। ये होता है हमारा एक्रूअल कॉन्सेप्ट। अगर आपको लिखना है आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, ठीक है। फिर आते हैं वापस एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एज पर दिस कॉन्सेप्ट रिवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन सेल्स आर मेड। जब सेल्स होती है तभी रिवेन्यू रिकॉर्ड करना है। इट इज इमटेरियल वेदर कैश रिसीव्ड और नॉट। कैश उस समय मिला हो या ना मिला हो ये कोई मायने नहीं रखता है। सेम अप्लाइज टू एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में भी सेम चीज चलेगी। इट प्रोवाइड मोर अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन एज कंपेयर टू कैश बेसिस। बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन ये हमको प्रोवाइड करता है, इसलिए हमें एक्रूअल कॉन्सेप्ट को फॉलो करना चाहिए। फोर्थ कॉन्सेप्ट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या बोलता है देखो, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है जो भी ओनर है बिजनेस का वो हमेशा अलग है अपने बिजनेस से। जो भी ओनर है बिजनेस का वो हमेशा अपने बिजनेस से अलग होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ओनर का एक्सपेंस, ओनर का इनकम जो इस बिजनेस से नहीं है उसकी एंट्रीज वो खुद करे। हम अकाउंट्स में खाली इसके बिजनेस की एंट्रीज करेंगे। क्या मतलब है? अब देखो, ओनर का बिजनेस है, इस बिजनेस का ये ओनर है, तो इसको मैं प्रोप्राइटर बोल सकता हूं। इसको मैं प्रोप्राइटर बोल सकता हूं बिजनेस का। तो अगर ये बिजनेस का प्रोप्राइटर है तो ये बिजनेस में पैसा लेकर आएगा, पैसा लेकर आएगा। तो जब ये बिजनेस में पैसा लेकर आएगा तो इसकी भी एंट्री होगी, और जब ये पैसा लेकर जाएगा तो इसकी भी एंट्री होगी। इसका मतलब हमको हमेशा ये एज्यूम करना है कि हमारा ओनर अलग है और हमारा बिजनेस अलग है। तो ओनर अलग है तो ओनर के नाम से जो अकाउंट बनता है उस अकाउंट को हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। आई होप आपको समझ आया हो कि ओनर अलग है, उसका बिजनेस अलग है, तो ओनर के अकाउंट से जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो होंगे उसके कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। अब आते हैं वापस। As per this concept, business organization is treated as separate entity. Owner and person are separate entity. समझ आया? दोनों अलग अलग एंटिटी है। फिर आता है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में कोई भी नई चीज़ नहीं है। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जो भी ट्रांजैक्शन है अकाउंटिंग में वो हमेशा दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक डेबिट और एक क्रेडिट। जो भी ट्रांजैक्शन है उसमें डेबिट और क्रेडिट होंगे ही होंगे। ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा जिसमें खाली डेबिट हो या फिर खाली क्रेडिट हो, ठीक है। ये होता है हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, जो बोलता है हमेशा अकाउंटिंग में टू कॉन्सेप्ट्स होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, और हमेशा द वैल्यू ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड इज इक्वल टू द बेनिफिट गिवन। यानी कि दोनों के अमाउंट सेम होंगे डेबिट और क्रेडिट के, और हर ट्रांजैक्शन में डेबिट और क्रेडिट होगा ही होगा, ठीक है। आई होप आपको ये ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट समझ आया और बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है।
फिर आते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि हमको खाली उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है जिनकी मॉनेटरी वैल्यू है। एक बात बताओ, आपका मशीन खराब हो गया, बंद हो गया, तो क्या उसका कोई मॉनेटरी वैल्यू है? नहीं है। लेकिन आपके मशीन को जब हम रिपेयर करेंगे तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू होगी, तो हम उस रिपेयर की एंट्री मारेंगे। मशीन खराब होने की कोई भी एंट्री पास नहीं होती है। अगर आपका बिजनेस है, बिजनेस में आपका पावर सप्लाई ऑफ हो गया, तो क्या पावर सप्लाई ऑफ हो गया इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू है? नहीं है, तो इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं करनी है। जब बिजली बिल आएगा तब हम बिजली बिल को पे करेंगे, तो इसकी मॉनेटरी वैल्यू है तो उसकी एंट्री पास होगी। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जो भी चीज़ें मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड की जा सकती है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, जो मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड नहीं होगी उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सिंपल। पढ़ते हैं। As per accounting convention, only those transactions are recorded which can be expressed in monetary terms. एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। The event of machine breakdown is not recorded at it does not have monetary value. मैंने आपको भी एग्जाम्पल बताया, वही एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है। आई होप आपको समझ आया हो कि ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है। इसके बाद हम आते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट में। कॉस्ट कॉन्सेप्ट सिंपल एक ही चीज़ बोलता है, आपने जिस चीज़ को जो प्राइस में खरीदा है आपको उस प्राइस में रिकॉर्ड करना है। एज पर दिस कॉन्सेप्ट एन एसेट इज ऑर्डिनरी रिकॉर्डेड एट द प्राइस एक्चुअली पेड और इनकर्ड टू एक्वायर इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने आज एक डील की कि आप कल 1 kg गोल्ड खरीदने वाले हो, 1 kg गोल्ड, तो आज के गोल्ड के रेट के हिसाब से आपको पैसा देना पड़ेगा और कल जो भी रेट हो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो हम जो बुक्स में एंट्री पास करेंगे वो आज के डेट के हिसाब से करेंगे, क्योंकि हमें पैसा भी आज के डेट के हिसाब से देना है। तो ये होता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। आपने जिस चीज़ को जिस प्राइस में खरीदा आपको उस चीज़ को उसी प्राइस में रिकॉर्ड करना है। ठीक है। फिर आता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बोलता है कि हमको हर ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड करना है। फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। ठीक है। और हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है वो हमेशा 12 मंथ्स का होगा। समझ आया? तो पढ़ते हैं इसको। An accounting period is the interval of time at the end of which the financial statements are prepared to ascertain the financial performance of the business. The accounting period is normally considered to be the period of 12 months. सिंपल अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, बहुत बढ़िया। फिर आते हैं हम मैचिंग कॉन्सेप्ट में। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आप जो भी फाइनेंशियल ईयर में ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो फाइनेंशियल ईयर के ट्रांजैक्शन उसी फाइनेंशियल ईयर के होने चाहिए। इनकम भी उसी फाइनेंशियल ईयर की होगी और वो इनकम में जो एक्सपेंस लगे हैं वो भी उसी फाइनेंशियल ईयर के होंगे। इसको हम बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल के साथ बताता हूं मैं आपको। देखो, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? मान के चलो आप एक ब्रिज बनाने वाले हो। ठीक है, एक ब्रिज बनाने वाले हो आप। ड्राइंग पे मत जाना, ड्राइंग बहुत खराब है मेरी, पर आप एक ब्रिज बनाने वाले हो। ठीक है। अब इस ब्रिज की टोटल कॉस्ट है 9 लाख। टोटल कॉस्ट है 9 लाख। ठीक है। आपने ब्रिज बनाना स्टार्ट किया और इस फाइनेंशियल ईयर तक आप खाली यहां तक ब्रिज बना पाए। ठीक है। तो ये 1/3 हो गया। तो आप जब पैसा डिमांड करोगे तब आपको ये कितना पैसा देगा? 9 लाख का 1/3 3 लाख देगा। तो आपकी इनकम कितनी हो गई? 3 लाख। ठीक है। अब मान लेते हैं
आपको ये ब्रिज बनाने के लिए पैसा लगने वाला है 6 लाख। आपको ये ब्रिज बनाने के लिए पैसा लगने वाला है 6 लाख। तो आप अकाउंटिंग में कितना रिकॉर्ड करोगे? अकाउंटिंग में कितना रिकॉर्ड करोगे? एक्सपेंस। आप एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे खाली 2 लाख का, और आपका प्रॉफिट हो जाएगा 1 लाख का। समझ आया? समझ आया क्या चल रहा है? देखो, आपको मैचिंग कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है कि आपकी इनकम जिस चीज़ की हुई है, आपके एक्सपेंस भी उसी चीज़ के रिकॉर्ड होंगे। आपने ब्रिज यहाँ तक बनाया तो आपकी इनकम 1/3 हो गई, क्योंकि ब्रिज 3 पार्ट में बन सकता था, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक। आपने यहाँ तक ब्रिज बनाया तो आपको 1/3 इनकम मिलेगी। 9 लाख का 1/3 हो गया 3 लाख। और एक्सपेंस आपको मान के चलते हैं 6 लाख लगने वाले थे, तो 6 लाख का 1/3 हो गया 2 लाख। तो आपको पैसा कितना मिलेगा? 3 लाख। आपके एक्सपेंस कितना हुआ? 2 लाख, और 1 लाख बच गया आपका नेट प्रॉफिट। समझ आया? ये हो गया मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट यानी कि हर साल के इनकम को हर साल के एक्सपेंस से मैच करना। राइट? पढ़ते हैं। मैचिंग द रिवेन्यू अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड विद द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द पीरियड टू एसरटेन द एक्यूरेट रिजल्ट ऑफ बिजनेस कंसर्न ड्यूरिंग दैट पीरियड। हमको मैच करना है रिवेन्यूज को उसके कॉस्ट के साथ, और इसी को हम बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। समझ आया? मैचिंग कॉन्सेप्ट। फिर आता है रिवेन्यू रिकॉग्निशन और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, यानी कि रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना। कब रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे? जब वो एक्चुअली रियलाइज्ड होता है और इट हैज़ बिकम सर्टेन दैट द रिवेन्यू विल बी रियलाइज्ड। जब तो वो एक्चुअली रियलाइज होता है या तो वो सर्टेन होता है कि वो पैसा मिलने वाला है, तब भी हम रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर हमें डाउट है कि वो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो हम उस रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। सिंपल। रिवेन्यू यानी कि इनकम। फिर आते हैं आखिरी कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग स्पेसिफाइड दैट द ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर एंड अनबायस्ड इन नेचर। ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आप जो भी अकाउंटिंग करोगे वो अनबायस रहनी चाहिए। अगर प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट दिखाओ, लॉस आ रहा है तो लॉस दिखाओ, नो प्रॉफिट नो लॉस आ रहा है तो नो प्रॉफिट नो लॉस दिखाओ। ये बोलता है हमारा ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। 11 कॉन्सेप्ट है, एक बार क्विकली रिवाइज करा देता हूँ। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट यानी कि हमारा कंटिन्यूइंग एंटरप्राइज रहेगा जो हर साल चलते रहेगा। कंसिस्टेंसी यानी कि हमको एक ही अकाउंटिंग रूल को फॉलो करना है हर साल। एक्रूअल कॉन्सेप्ट यानी कि जब कैश मिल रहा है तब रिकॉर्ड नहीं करना, जब ट्रांजैक्शन एक्चुअल में हो रहा है तब रिकॉर्ड करना है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट यानी कि ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट यानी कि हर ट्रांजैक्शन के 2 पार्ट होंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट यानी कि हमको हर ट्रांजैक्शन जो कि मॉनेटरी टर्म्स में होता है उसी को रिकॉर्ड करना है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट यानी कि जितना भी कॉस्ट इंकर्ड हुआ उस पर हमको एंट्री पास करनी है। अकाउंटिंग पीरियड हमारा 12 मंथ्स का होता है। मैचिंग करना है हमको हर साल के इनकम को हर साल के एक्सपेंस से। रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करता है तब जब वो एक्चुअली मिल रहा हो या तो वो सही में मिलने वाला हो। ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट बोलता है कि अनबायस होना चाहिए। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अब हम आएंगे अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कन्वेंशन बहुत ईजी है, बहुत सारे अकाउंटिंग इन कन्वेंशंस को फॉलो करते हैं। सबसे पहला है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। जो भी हम अकाउंट करेंगे उसमें हम सारी चीज़ें डिस्क्लोज करेंगे, कोई भी चीज़ें छुपा के नहीं रखेंगे। फुल्ली एंड कम्प्लीटली हमको सारी चीज़ों को डिस्क्लोज करना है, ताकि जो भी डिसीजन लेने वाला है वो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ही डिसीजन ले। समझ आया? पहला क्या है? पहला ये है कि जो भी हम अकाउंटिंग करेंगे उसमें हम फुल्ली डिस्क्लोज करेंगे क्या हमारा इनकम, क्या हमारा एक्सपेंस, और कोई भी चीज़ को छुपा के नहीं रखेंगे। सेकंड, मटेरियलिटी। हमको ऐसे सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है जिन ट्रांजैक्शन से किसी का डिसीजन इन्फ्लुएंस हो सके। और जो भी अनइम्पॉर्टेंट आइटम्स है, अनइम्पॉर्टेंट आइटम्स को हम मर्ज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या मैंने एक ज़मीन खरीदी, इससे कोई डिसीजन इन्फ्लुएंस होगा? हाँ होगा। अगर मैंने लैंड परचेस किया तो ये एक बहुत ही बड़ा ट्रांजैक्शन है, बिग ट्रांजैक्शन।
और ये हमारे डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट करेगा, करेगा, जी हाँ करेगा। लेकिन अगर मैंने एक प्लेट समोसा खा लिया, 10 रुपए दिए मैंने, 10 रुपए दिए एक प्लेट समोसे के, तो क्या मेरा ये 10 रुपए डिसीजन पे इफेक्ट करेगा, बिजनेस डिसीजन पे इफेक्ट करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो इस ट्रांजैक्शन को मैं बोलूँगा मटेरियल और इसको मैं बोलूँगा इममटेरियल। समझ आया? ईजी है। जो भी ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस के डिसीजन को इफेक्ट करते हैं वो मटेरियल, जो इफेक्ट नहीं करते वो इममटेरियल। और जो ये इममटेरियल ट्रांजैक्शन होते हैं ना, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, ये सबको हम प्लस करके मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डाल देते हैं, क्योंकि इनसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो। फिर आता है हमारा कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का क्या मतलब है? इसको हम बोलते हैं प्रूडेंस। लिख लेना, लिखना हो तो। इसको हम बोलते हैं प्रूडेंस। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस क्या बोलता है कि जब भी हम कोई ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे तो हमको ये भी देखना है कि क्या फ्यूचर में इससे प्रॉफिट होगा कि लॉस। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से सुनना, अगर प्रॉफिट हो रहा है फ्यूचर में तो अभी रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, जब प्रॉफिट होगा तब रिकॉर्ड करेंगे। पर अगर लॉस होने वाला है, लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है फ्यूचर में, तो उसको अभी रिकॉर्ड करना है। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस। आइए पढ़ते हैं। द इसेंस ऑफ दिस प्रिंसिपल इज एंटिसिपेटेड नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइडेड फॉर पॉसिबल लॉस। प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करना है, लेकिन पॉसिबल लॉस को रिकॉर्ड करना है। दिस मीन्स दैट ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉसेस आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। जितने भी लॉस है उनको कंसिडरेशन में लेना है। एग्जाम्पल बताता हूँ। एग्जाम्पल, आपका एक बिजनेस है, आपका फूड बिजनेस है। आपने फूड बिजनेस स्टार्ट किया, पर जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तब आपने फूड लाइसेंस नहीं लिया। अब आपके मन में डाउट है कि अगर मेरे पास फूड इंस्पेक्टर चेक करने आया तो मेरे को 10,000 रुपये का पेनल्टी भरना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास फूड लाइसेंस अवेलेबल नहीं है। तो एक बात बताओ, ये प्रोबेबल लॉस है। प्रोबेबल लॉस है, फ्यूचर में लॉस हो सकता है मेरे साथ। मेरे पास फूड लाइसेंस नहीं है तो फ्यूचर में मेरे को लॉस हो सकता है। तो मैं इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करूँगा। समझ आया? ठीक। दूसरी बात, कौन से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करूँगा? मेरे को लग रहा है कि फ्यूचर में मेरे को एक ऑर्डर मिलने वाला है जिससे मेरे को 10 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। मेरे को लग रहा है, मेरे को प्रोबेबिलिटी दिख रही है कि फ्यूचर में एक ऑर्डर मिलेगा जिससे मेरे को 10 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा, तो मेरे को उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। प्रोस्पेक्टिव लॉसेस को रिकॉर्ड करना है, लेकिन प्रोस्पेक्टिव इनकम को रिकॉर्ड नहीं करना। यही कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। समझ आया? तो आपको स्क्रीनशॉट खींचना है इस चीज़ का तो आप खींच सकते हो। ठीक है। अब रिवीजन, फुल डिस्क्लोजर यानी कि सब चीज़ डिस्क्लोज करनी है। मटेरियलिटी यानी कि जो भी मटेरियल आइटम्स है उसको रिकॉर्ड करना है। और कंजर्वेटिज्म यानी कि प्रोबेबल लॉस को रिकॉर्ड करना है, प्रोबेबल प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करना है। राइट। अब आते हैं नीचे, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। दो टाइप के सिस्टम होते हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा। एक तो होता है एक्रूअल सिस्टम और एक होता है कैश सिस्टम। ठीक है। अब एक्रूअल यानी कि जब ट्रांजैक्शन होते हैं तब रिकॉर्ड करते हैं। कैश सिस्टम यानी कि जब कैश मिलता है या कैश जाता है तब रिकॉर्ड करते हैं। सिंपल है। देखो, revenue and expenses are recommended only if they are actually received or paid in cash। तभी रिकमेंड करना है जब एक्चुअली कैश मिल रहा हो या कैश पे हो रहा हो। ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन दिस। समझ आया? कैश सिस्टम।
कैश सिस्टम यानी कि कैश पे हो, कैश रिसीव हो तभी एंट्री पास करना है, नहीं तो एंट्री पास नहीं करना। एक्रूअल सिस्टम, revenue is recorded when sales are made, immaterial whether cash is received or not। कैश मिला हो या ना मिला हो, जैसे ही सेल या परचेस का ट्रांजैक्शन होगा वैसे ही उसको रिकॉर्ड करना है। इन दिस बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। यहाँ पर दोनों कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों रिकॉर्ड होते हैं, और ये सिस्टम में कंपनीज एक्ट को भी फॉलो करती है ये सिस्टम, और अकाउंटिंग को भी फॉलो करती है, ठीक है, दोनों को फॉलो करती है। तो दिस सिस्टम इज रिकॉग्नाइज अंडर कंपनीज एक्ट एंड फॉलोड इन अकाउंटिंग। ये सिस्टम दोनों में फॉलो होती है। एक्रूअल सिस्टम हम कैसे हम रिकॉर्ड कौन से सिस्टम से करेंगे? एक्रूअल से। हम रिकॉर्ड करेंगे एक्रूअल से, और हमको कैश सिस्टम को नहीं मानना, हमको एक्रूअल सिस्टम को मानना है, कैश सिस्टम को नहीं मानना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बार और रिवीजन कर देता हूँ। एक्रूअल यानी कि कैश क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे, कैश सिस्टम यानी कि खाली कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे, ठीक है, सिंपल। फिर आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देखो जो मैं आपको बता रहा था ना, अकाउंटिंग में रूल्स होते हैं, वो रूल्स कहाँ लिखे होते हैं? वो रूल्स लिखे होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, अकाउंटिंग बॉडी उनको चेंज करती रहती है। उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं कि आपको कैसे अकाउंटिंग करनी है, कौन सी चीज़ की अकाउंटिंग कैसे होगी, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। Accounting standard are those written statement which are issued from time to time by the accounting professional body, specifying uniform rules and practices for the preparation of financial statement। यूनिफॉर्म रूल्स एंड प्रैक्टिसेस इसमें दिए गए होते हैं, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि AS1, AS2, AS3 ऐसे करके AS30 के भी आगे जाता है। तो ये AS जो है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, ये सब ऐसे लाइन से बने हुए रहते हैं। फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है वो इन्वेंट्री के लिए, स्टॉक के लिए, स्टॉक आपको कैसे रिकॉर्ड करना है ये आपको AS2 सिखाता है। वैसे ही बहुत सारे अलग अलग AS है, AS10 फिक्स एसेट के लिए है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। आपके सिलेबस में नहीं आएगा पर आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है। उसकी नीड क्या है? सिंपल नीड है, यूनिफॉर्मिटी लाना, ट्रांसपेरेंसी लाना, कंसिस्टेंसी लाना और कंपेरेबिलिटी लाना। यूनिफॉर्म होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए और कंपेरेबल होना चाहिए। इसीलिए हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लेकर आते हैं। बेनिफिट क्या क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रेलिएबल बनाना, कल पढ़े थे, रेलिएबिलिटी होनी चाहिए, पढ़े थे रेलिएबिलिटी होनी चाहिए, वही रेलिएबिलिटी की बात चल रही है यहाँ पे। दूसरी बात, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट। अगर झगड़े हो गए तो झगड़े को रिजॉल्व कैसे करेंगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की हेल्प लेकर रिजॉल्व करेंगे। तीसरी बात, कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए और कंपेरेबिलिटी रहनी चाहिए, जो मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले, कंसिस्टेंट रहना चाहिए। कंसिस्टेंट पढ़े थे, कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी यहाँ पर कहाँ गया? सेकेंड पॉइंट देखो, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट पढ़े थे, उसी कंसिस्टेंसी की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। फिर रिड्यूस द चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन एंड फ्रॉड। मैनिपुलेशन एंड फ्रॉड से बचने के लिए भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का यूज़ करते हैं, तो ये हमको बेनिफिट होते हैं। ईजी है, आपको जो मैंने हाईलाइट किया उतने पॉइंट्स याद रखने हैं। रेलिएबल, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट, कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी, रिड्यूस द चांस ऑफ मैनिपुलेशन एंड फ्रॉड। ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ईजी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर एप्लीकेबल एवरीवेयर एक्सेप्ट प्योरली चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं लगते, ये बात याद रखिएगा। चैरिटेबल और ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं लगते, बाकी हर जगह लगते हैं। अब आता है उसके बाद IFRS में। IFRS का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड का मतलब है, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हर कंट्री के अलग अलग होते हैं। तो एक कंट्री के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो अपनी कंट्री अपना खुद बनाती है, पर जो इंटरनेशनल रहता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ये पूरे वर्ल्ड मिलके बनाते हैं। इससे क्या होता है कि अगर आपको वर्ल्ड के कोई भी बड़े बड़े कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने हैं तो वो आप ईजिली पढ़ सकते हो,
ईजिली पढ़ सकते हो, क्योंकि सबके अकाउंटिंग पॉलिसी सेम होंगे, सबके अकाउंटिंग प्रिंसिपल सेम होंगे, सबके रूल्स एंड रेगुलेशन सेम होंगे। तो जब सारी चीज़ें सेम होंगी तो आप उसको ईजिली पढ़ पाओगे। ठीक है। The term IFRS refers to the financial reporting standard issued by the International Accounting Standard Board. In order to make financial statement more consistent and transparent, they should comply with all the requirement of IFRS. समझ आया? IFRS यानी कि इंटरनेशनली जो चलता है वो। अब इसकी नीड क्या है कि आप ग्लोबल कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेट कर सके, आप ग्लोबली अपने बिजनेस को बढ़ा सके, कंपैरिजन कर पाए। अगर मैं बोलूँ, अगर आपको कंपेयर करना है इंडिया की मारुति सुजुकी को फॉरेन की वॉक्सवैगन से, तो कैसे करोगे? जब उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेम बने होंगे तभी आप उस चीज़ को कंपेयर कर पाओगे, नहीं तो कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कंपैरिजन, यूनिफॉर्मिटी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सेम फॉर्मेट रहना चाहिए, सेम प्रोफॉर्मा रहना चाहिए। अगर प्रोफॉर्मा अलग अलग है तो भी आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। फिर आता है ट्रू एंड फेयर वैल्यूएशन ऑफ एसेट। जो भी एसेट है उसका ट्रू एंड फेयर वैल्यू होना चाहिए। अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं कॉस्ट पे तो सारे इंडस्ट्री कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे तो सबके रिजल्ट जो है वो सेम आएंगे। ठीक है। डिफिकल्ट टू कमिट फ्रॉड एंड मैनिपुलेट द अकाउंट्स, फ्रॉड कम हो जाएंगे और अकाउंट्स में मैनिपुलेशन कम हो जाएगा अगर आप IFRS को फॉलो करोगे तो। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जीएसटी। जीएसटी मैं आपको समझा देता हूँ। जीएसटी होता है बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि डायरेक्ट पब्लिक से नहीं लिया जाता, मैन्युफैक्चरर से लिया जाता है, ट्रेडर से लिया जाता है, होलसेलर से लिया जाता है, और देता तो अल्टीमेटली पब्लिक ही है, पर पब्लिक को MRP में जोड़ के बता दिया जाता है। ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। गुड्स पे भी लगता है और सर्विस पे भी लगता है। गुड्स यानी कि सामान, सामान यानी कि माउस, कीबोर्ड, लैपटॉप ये सब बेच रहा हूँ, सामान हो गए। सर्विस यानी कि इंटरनेट सर्विस दे रहा हूँ, प्लम्बर हो तो प्लम्बिंग की सर्विस दे रहा हूँ, कारपेंटर हो तो कारपेंटिंग की सर्विस दे रहा हूँ, पेंटर हो तो पेंटर की सर्विस दे रहा हूँ। तो ये होता है सर्विस में भी जीएसटी लगता है। जब भी काम बिजनेस में होता है तभी लगता है, पर्सनल यूज़ के काम में नहीं लगता। वन नेशन वन टैक्स, पूरे इंडिया में जीएसटी लगता है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है हमेशा, और होल इंडिया यानी कि पूरे इंडिया में ये जीएसटी चलता है, जम्मू कश्मीर में भी चलता है। ठीक है। तो जीएसटी समझ आया। इनडायरेक्ट टैक्स होता है, बिजनेस में लगता है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है, वन नेशन वन टैक्स होल इंडिया में लगता है, जम्मू एंड कश्मीर में भी लगता है। अब आते हैं फीचर्स ऑफ जीएसटी। सबसे पहला ये है कंजप्शन बेस्ड टैक्स। कंजम्पशन बेस्ड टैक्स का मतलब ये है, मान के चलो कोई गुड्स आप छत्तीसगढ़ से खरीद कर लेकर गए महाराष्ट्र में, कोई गुड्स आप छत्तीसगढ़ से लेकर खरीद के गए महाराष्ट्र में, तो टैक्स कौन सी गवर्नमेंट को मिलेगा? छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट को कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को? आप गुड्स छत्तीसगढ़ से खरीद के गए महाराष्ट्र में, तो टैक्स कौन से गवर्नमेंट को मिलना चाहिए? छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट को कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को? डेफिनेटली महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि कंज्यूम कहाँ हो रहा है गुड्स? महाराष्ट्र में। कंज्यूम क्या हो रहा है? महाराष्ट्र में। तो टैक्स किसको मिलेगा? महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। इसलिए इसको बोलते हैं कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। सेकेंड, बर्डन कैन बी शिफ्टेड इन रेस्पेक्ट ऑफ जीएसटी। बर्डन कैन बी शिफ्टेड का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, मैन्युफैक्चरर ने 100 रुपये में आपको सामान दिया, आपने ट्रेडर हो, आपने उस सामान को 200 रुपये में बेचा, तो जब मैन्युफैक्चरर टैक्स पे करेगा, मैन्युफैक्चरर का टैक्स ट्रेडर से लेगा और ट्रेडर अपना टैक्स कस्टमर से लेगा। समझ आया? मैन्युफैक्चरर अपना टैक्स ट्रेडर से लेगा और ट्रेडर अपना टैक्स लेगा कस्टमर से। इसको बोलते हैं बर्डन कैन बी शिफ्टेड। तो क्या होता है? टैक्स का जो बर्डन है वो शिफ्ट हो गया। ठीक है। टैक्स पेयर डू नॉट रिसीव द डायरेक्ट पिंच वाइल पेइंग टैक्सेस। उनको डायरेक्टली पे नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली पे नहीं करना पड़ता क्योंकि वो पार्ट वाइज पे होता है। मैन्युफैक्चरर थोड़ा सा पे करेगा, फिर ट्रेडर पे करेगा मैन्युफैक्चरर का, फिर कस्टमर पे करेगा ट्रेडर का, तो ऐसे उनको कोई भी डायरेक्ट पिंच महसूस नहीं होता। रिग्रेसिव इन नेचर एंड प्रमोट सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर प्रमोट करता है, वो तो आप सभी को पता ही है। टैक्स लेते हैं किस लिए? पब्लिक की सेवा करने के लिए, पर
असल में ऐसा होता है क्या? असल में ऐसा होता है क्या? नहीं। असल में क्या होता है, गवर्नमेंट अपने खुद की जेब भरती है और पब्लिक के लिए जो पैसा बच जाता है उसी को यूज़ करती है। सिंपल। इट इज़ लिवाइड ऑन कमोडिटीज़ एंड सर्विस। ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, गुड्स एंड सर्विस दोनों में लगता है। ठीक है, तो फीचर्स ऑफ जीएसटी, कंजम्पशन पे लगेगा, जो स्टेट कंज्यूम करेगा उसको पैसा मिलेगा, बर्डन शिफ्ट हो सकता है, टैक्स पेयर को डायरेक्ट पेंच नहीं लगता, सोशल वेलफेयर में काम होता है और गुड्स एंड सर्विस दोनों में टैक्स लगता है। ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी क्या है? एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जो भी बिजनेस करोगे उसमें ईजिली आपका काम हो जाएगा, टैक्स इवेशन कम हो जाएगा, टैक्स की चोरी कम हो जाएगी, क्लियर सिस्टमैटिक एंड फोर्सिएबल टैक्स सिस्टम हो जाएगा, यानी कि टैक्स को गवर्नमेंट इजीली आइडेंटिफाई कर पाएगी, डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सिंस द टैक्स इज एलिमिनेटेड, टैक्स ऑन टैक्स इज एलिमिनेटेड। पुराने ज़माने में क्या होता था, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था, लेकिन जीएसटी आने के बाद टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता, तो आपके पैसे बच जाते हैं। ठीक है। फिर 3 टाइप के टैक्स होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। समझा देता हूं आपको। जब भी स्टेट के अंदर, इंट्रा स्टेट यानी कि स्टेट के अंदर, जब भी स्टेट के अंदर सेल और परचेस होगा, जब भी स्टेट के अंदर सेल और परचेस होगा, वहाँ पे लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर 18% है टैक्स रेट तो 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी। ठीक है। दूसरा, अगर इंटर स्टेट है, यानी कि वन स्टेट टू अदर स्टेट, वन स्टेट टू अदर स्टेट, तो यहाँ पर लगेगा आईजीएसटी 18%। ठीक है, समझ आया? 3 टाइप के टैक्स होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। अगर स्टेट के अंदर होगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, स्टेट के बाहर होगा तो आईजीएसटी लगेगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो। और इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो चैप्टर नंबर 2 का जो ये पीडीएफ है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नोट्स आपको दिए हुए हैं। आप इन सारों को कम से कम 2 बार देखिएगा, क्योंकि 2 बार वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स याद हो जाएंगे, फिर आपको याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ कंप्लीट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना है पता है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब का बटन बॉक्स दिया होगा, सब्सक्राइब कर दो। और इम्पॉर्टेंट बात, डाउट है तो कमेंट करो डाउट को, पर थोड़ा डिटेल में कमेंट करना ताकि मेरे को आपका डाउट समझ आए। डाउट है तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।